है जो अब तक बीपीएससी में जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उसका सीरीज़ हम लोग लेके चल रहे हैं और ये आपका प्रीवियस ईयर ही है, ठीक है। और टोटल 200 प्रश्न है, तो कुछ इस वीडियो में करूँगी और दूसरा वीडियो भी पॉलिटी का आएगा तो आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो आज चलिए शुरू करते हैं। और मैंने आपको हिस्ट्री का पूरा सेक्शन करा दिया है, जैसे आपका हो गया एंशिएंट, मिडाइवल, उसी तरह से आपका मॉडर्न हिस्ट्री हो गया। तो मैंने अलग अलग पार्ट में उसको करके मतलब इजी वे में बताने का कोशिश किया है, जिससे कि आपको ज़्यादा बर्डन भी ना लगे और आप चीज़ों को समझ के याद भी रख पाए। और ये सारा जो है वो प्रीवियस ईयर है बीपीएससी के एग्ज़ाम में अभी तक जितने भी प्रश्न हिस्ट्री से या फिर पॉलिटी से जिस भी सब्जेक्ट से आया है तो मैंने बता दिया है, ठीक है। तो आप जाके एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं पॉलिटी का। तो पहला प्रश्न देखते हैं क्या बोल रहा है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया था क्योंकि, ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए कांग्रेस ने इसी तिथि को 1930 में क्या किया था कि स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। तो ये आपका ए आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, यहाँ डिटेल देख लेते हैं। यहाँ पे बात किया जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1930 में जो 1929 में जो होता है, जिसको पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी जिसमें, ठीक है, 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने का संकल्प क्या किया कि लिया गया और आज़ादी के पूर्व तक 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में क्या किया जाता था, मनाया जाता रहा था। परंतु जब भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हो गया तब से प्रत्येक वर्ष जो है वो 15 अगस्त को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा, ठीक है। चलिए अगला क्या बोल रहा है कि जबकि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 26 जनवरी की तिथि को अविस्मरणीय बनाने के हेतु भारतीय संविधान को पुनः 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया है, ठीक है। और संविधान उसी दिन लागू कर दिया 26 जनवरी 1950 को, ताकि ये डेट जो है वो भूले नहीं, ठीक है। तब से प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाने लगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं कितने भारतीय संविधान में शामिल है, तो कितने अनुच्छेद, कितने भाग और कितने अनुसूचित। 295 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियाँ शामिल है, ठीक है। देखिए यहाँ पे बात किया जा रहा है भारतीय संविधान में लगभग 450 से अधिक अनुच्छेद है, परंतु यह सभी मूल अनुच्छेदों के साथ उपखंड यानी क, ख, ग आदि के रूप में जुड़े हुए हैं। संविधान के मूल पाठ में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। संशोधन के लिए कुछ नए अनुच्छेद जोड़े गए और कुछ अनुच्छेद निकाले भी गए, ठीक है। नए अनुसूचियाँ भी जोड़ी गई और उनकी संख्या 8 से बढ़ के कितनी हो गई, 12 हो गई, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं भारतीय संविधान में है कितने अनुच्छेद देख लेते हैं। तो ये देखिए 400 से अधिक जो है वो आपका क्या है, अनुच्छेद है। सी आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है कि आपका जो संघीय सूची की बात बोल रहा है, राज्य सूची की बात बोल रहा है, समवर्ती सूची की बात बोल रहा है। तो ठीक है, तो देख लेते हैं आपके संघीय सूची में कितने हैं, तो 97 है। राज्य सूची में कितने हैं, तो 66 है। और समवर्ती सूची में तो आपका 47 है। ए सी बी है किसी में क्या, देखिए तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर बी हो गया, ए सी बी। चलिए अगला देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे डिटेल में देख लेते हैं। संघीय सूची जो है वो 97 जो प्रविष्टियाँ हैं, वर्तमान में कितनी हैं, गणना के अनुसार 98 हो गई है। राज्य सूची में कितनी हैं, तो 66 थी पहले, अब कितनी घट के हो गई हैं, तो वर्तमान में 59 हो गई है। और समवर्ती सूची जो है वो आपका 47 था पहले, अब कितना हो गया, 52 हो गया है। तो राज्य में क्या हुआ है, माइनस हुआ है और आपका समवर्ती में प्लस हुआ है, ठीक है, 5, ठीक है। आगे देख लीजिए।
यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो आपका यहाँ पे दिया हुआ समाजवादी प्रजातांत्रिक सार्वभौम धर्मनिरपेक्ष जो बात किया जा रहा है, तो इसमें कह रहा है कि इसको क्रम के अनुसार लगाइए। सबसे पहले कौन आएगा, तो सबसे पहले कौन आएगा, तो सार्वभौमिक समाजवादी धर्मनिरपेक्ष आएगा, और आपका आ जाएगा प्रजातांत्रिक। ठीक है, लास्ट में प्रजातांत्रिक आ जाएगा, तो ये हो जाएगा ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ डिटेल देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और प्रजातांत्रिक गणतंत्र के रूप में घोषित किया गया है। ठीक है, और उल्लेखनीय है कि भारतीय संविधान में पंथ निरपेक्ष शब्द का उल्लेख किया गया है, न कि धर्मनिरपेक्षता का। ठीक है, तो पंथ निरपेक्ष शब्द है लेकिन धर्मनिरपेक्ष शब्द नहीं है हमारे भारतीय संविधान में। देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन से जोड़ा गया, तो ये आपका 42वां संविधान संशोधन था। कब हुआ था, 1976 में होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपसे ये प्रश्न भी बोलता है कि क्या संविधान में संशोधन हो सकते हैं, तो जब ये आपका 42 नंबर का संशोधन हुआ 1976 में, तो हो सकते हैं ना। तो देखिए यहाँ पे प्रस्तावना में जो शब्द है वो जोड़ा गया था, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया। ठीक है, देखिए यहाँ पे बात किया जा रहा है कि एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए, तो नया राज्य बनाने के लिए साधारण ही बहुमत चाहिए होता है। ठीक है, इसमें कोई दो तिहाई या राज्यों का समर्थन जरूरी नहीं है। ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है कि नए राज्यों के निर्माण के लिए संशोधन हेतु अनुच्छेद 368 के तहत विशेष प्रक्रिया संविधान संशोधन जो प्रक्रिया अपनाई नहीं जाती है। ठीक है, संसद साधारण बहुमत से नए राज्य का निर्माण कर सकती है। संविधान के अनुच्छेद 4 के जो खंड 2 है, ठीक है, के अनुसार इस प्रकार की विधि अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए संविधान का संशोधन नहीं समझी जाती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, कह रहा है क्या कि उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु गैर नागरिकों को प्राप्त नहीं है। ठीक है, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तो प्राप्त है। ठीक है, लेकिन गैर पूछ रहा है तो ये नहीं हो जाएगा। कानून के समक्ष जो है वो क्या है, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो भारतीयों को प्राप्त है, लेकिन तो ये देखिए ये आपको ये भारतीयों को प्राप्त है। ठीक है, और आपका क्या है उसके अलावा अल्पसंख्यकों अधिकार जो है अन्य नागरिकों को प्राप्त नहीं है, और कानून के समक्ष तो प्राप्त है। ठीक है, तो ये नहीं होगा। जीवन और स्वतंत्रता का भी प्राप्त है। ठीक है, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह से आपका 1 और 3 जो हो जाएगा, जो आपका किसको प्राप्त नहीं है, गैर नागरिकों को प्राप्त नहीं है। ठीक है, 1 और 3 हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए देख लीजिए, 1 और 3 हो गया। भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकार अनुच्छेद 19 जो भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और अनुच्छेद 29 जो अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण मात्र भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, यह गैर नागरिकों को प्राप्त यानी विदेशियों को प्राप्त नहीं है। ठीक है, देखिए यहाँ पे बात किया जा रहा है, तो कह रहा है क्या कि आपका उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराने के तहत हर नागरिक को मौलिक अधिकार है। तो कितने के तहत, तो संविधान का अनुच्छेद जो 19 के पार्ट 1A में है। ठीक है, तो ये आपका हो गया कि इतना बी हो गया आंसर। देखिए आपका दिया हुआ है कि अनुच्छेद जो है दिया हुआ कि अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना संविधान के अनुच्छेद 19 के पार्ट 1 के ए में के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। ठीक है, तो आपका 19(1)(a जो है वो उसके द्वारा जो है राष्ट्रीय झंडे को फहराया जा सकता है। देखिए यहाँ पे बात किया जा रहा है क्या कि भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया, तो ये जोड़ा गया था 1 अप्रैल 2010 को। डिटेल देखिए, 86वें जो संविधान संशोधन हुआ था अधिनियम के तहत 2002 में के द्वारा संविधान के भाग 3 में नया अनुच्छेद 21 का जोड़ा गया, जिसके अनुसार
राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करेगा। इस अनुक्रम में शिक्षा का अधिकार नियम जो 2009 संसद द्वारा पारित किया गया, जो 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, क्या कि निम्न में से कौन सा एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है। ठीक है, तो ये स्टार मार्क है, देख लेते हैं कौन सा। देखिए यहाँ पे बात किया जा रहा है, तो कह रहा है क्या कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के अनुसार सभी नागरिकों को वाक और स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है। सूचना का अधिकार अभिव्यक्ति के अधिकार में ही निहित है। ठीक है, सूचना का अधिकार जो है अभिव्यक्ति के अधिकार में निहित है, अतः यह मूल अधिकार है। इसके साथ ही सूचना का अधिकार मानव अधिकार भी है। ठीक है, शिक्षा का अधिकार भी 86वें जो संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मूल अधिकार है। इस प्रकार ए और सी दोनों सही है। ठीक है, देखिए आप यहाँ पे देख लीजिए कि ए भी सही है और सी भी सही है, तो आप जानते हैं कि इसका आंसर ई होता है। ई ऑप्शन में नहीं दिया हुआ, इसीलिए ये गलत हो गया था। देखिए यहाँ पे बात किया जा रहा है, तो कह रहा है क्या कि आपका भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देशित सिद्धांतों में निम्न में से कौन सा से सूचीबद्ध है। तो कौन सा सूचीबद्ध है, तो देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे बी हो जाएगा, यानी 1 और 2 ही आपका सूचीबद्ध है, जो आपका भाग 4 है। तो कौन सा, देखिए यहाँ पे समान कार्य के लिए समान वेतन, समान नागरिक संहिता हो गया। ठीक है, तो यही दोनों हो गया। ठीक है, यहाँ जो बात किया जा रहा है, तो कह रहा है कि भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देशित सिद्धांतों में अनुच्छेद 39(घ) में समान कार्य के लिए समान वेतन अनुच्छेद की बात की गई है। ठीक है, यानी समान कार्य के लिए समान वेतन जो 39(घ) में दिया हुआ है, और अनुच्छेद 44 में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता अनुच्छेद है। ठीक है, 44 में क्या है, समान नागरिक संहिता अनुच्छेद है, जबकि अनुच्छेद 350 को प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने का विशेष निर्देश देता है। ठीक है, कितने अनुच्छेद में, तो 350 के क में। हालांकि यह भाग 4 में उल्लेखित नहीं है, इसका प्रभाव भी निर्देशक तत्व जैसा ही है, परंतु यह राज्य द्वारा बाध्यकारी नहीं है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। तो ये 42 में, ये आपका 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है कि भारत के नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के भाग 4 क में अनुच्छेद 51 क के तहत दिया गया। इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संविधान में क्या किया गया, जोड़ा गया। ठीक है, देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है भारत के राष्ट्रपति अपने शक्तियों का प्रयोग करते हैं। कैसे करते हैं, तो सीधे या अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करते हैं। ठीक है, यहाँ पे बात किया जा रहा है, तो भारतीय संविधान के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, अनुच्छेद आपका कितने में बोला गया है कि 52 में बोला गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, जिसमें संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होगी, किसमें, तो राष्ट्रपति में, और वह इसका प्रयोग इस संविधान अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। यानी 53 के आपका जो 53वां ए जो भाग ए है उसके अनुसार करेगा, और वो अधिकारी कौन होगा, तो आपका प्रधानमंत्री होगा। ठीक है, अगला देखिए। अगला यहाँ पे बात किया जा रहा है, तो भारतीय संविधान या एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है। तो ये होंगे हमारे भारत के जो मुख्य न्यायाधीश, जो CJI है। वो देखिए ये किस अनुच्छेद के तहत होते हैं, तो ये अनुच्छेद 65 के अनुसार यदि आपका मृत्यु हो जाए राष्ट्रपति की, त्याग पत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में राष्ट्रपति का पद रिक्त हो, तो पद का भार उपराष्ट्रपति संभालेगा। यदि किन्हीं कारणों से उपराष्ट्रपति भी उपलब्ध नहीं होंगे, तो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या उसके रहने पर उसी न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश जो उस समय उपलब्ध है राष्ट्रपति की कृतियों को संपादित करेगा। ये कब हुआ था, राष्ट्रपति उत्तराधिकार जो 1967
सॉरी 1969 का था उसके अनुसार, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ पे बात क्या किया जा रहा है, तो श्रीमती प्रतिभा पाटिल का भारतीय गणतंत्र के रूप के राष्ट्रपति के रूप में क्रम है, तो ये कितने हैं, तो 12वें नंबर की है। अगला देखिए, 19 जुलाई 2007 को भारतीय गणतंत्र के 13वें राष्ट्रपति चुनाव संपन्न हुए थे, ठीक है। 25 जुलाई 2007 को प्रतिभा देवी पाटिल ने व्यक्ति अनुसार देश के 12वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया, तथापि अगर कार्यकाल अनुसार देखा जाए तो वो क्या है, 14वें नंबर के हैं। क्यों? क्योंकि और 25वें नंबर के कौन बने, तो आपके 25 जुलाई आपके 2017 में, जो आपका 25 नहीं है, आपका 14वें जो राष्ट्रपति बनते हैं वो रामनाथ कोविंद बनते हैं। कब बनते हैं, तो 25 जुलाई 2017 में बनते हैं, ठीक है। 25 जुलाई 2017 को बनते हैं रामनाथ कोविंद, जो आपके 14वें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बनते हैं, ठीक है। चलिए, यहाँ पे बोल रहा है कि एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी प्रक्रिया के बाद अधिनियम बनता है, तो ये जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देते हैं तभी आपके बनता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या बोला कि संविधान के अनुच्छेद 111 में विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति से संबंधित उपबंध है, ठीक है। एक विधेयक जो आपका संसद में प्रस्तुत किया जाता है वह अधिनियम तभी बन पाता है जब दोनों सदनों के, जैसे कोई विधेयक आपके संसद में पेश हुआ, ठीक है, और अधिनियम कब बनेगा, तो आपका राज्यसभा और लोकसभा से जो पारित हो जाएगा, और जब पारित हो जाने के बाद वो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर करने के लिए जाएगा और तभी वो क्या बन जाएगा, तो आपका क्या बनेगा, यहाँ पे क्या बोला है, आपका अधिनियम बन जाता है, ठीक है। ये पूरी तरह से क्योंकि राष्ट्रपति ने क्या किया है, हस्ताक्षर कर दिया है। अगला ये देखिए, यहाँ पे क्या बोला, श्री मोहम्मद हामिद अंसारी का भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में क्रमांक क्या है, तो ये उपराष्ट्रपति के रूप की बात की जा रही है, तो 12वें नंबर का क्रमांक है। देखिए, यहाँ पे बात किया जा रहा है श्री मोहम्मद हामिद अंसारी का भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में व्यक्ति क्रमानुसार क्रमांक 12वां है, ठीक है, जबकि उपराष्ट्रपति के रूप में क्रमांक क्या है, वो 13वें है, ठीक है। व्यक्ति के रूप में 12वें और उपराष्ट्रपति के रूप में 13वें है, ठीक है। 11 अगस्त 2017 से एम वेंकैया नायडू देश के 13वें उपराष्ट्रपति हैं, ठीक है। और धनखड़ जी कितने नंबर के हैं, वो 14वें नंबर के हो जाएंगे, ठीक है, याद रखिएगा। देखिए, यहाँ पे बात किया जा रहा है राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान होता है, तो कौन होता है, तो हमारे पीएम होते हैं, प्रधानमंत्री, ठीक है, अध्यक्ष या प्रधान जिसको बोलते हैं। देखिए, यहाँ पे बात किया जा रहा है भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य न होते हुए भी भारतीय संसद की कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार रखता है, तो कौन रखता है, तो देख लेते हैं। ये आपके कौन रखते हैं, एजी रखते हैं, आपके अटॉर्नी जनरल रखते हैं, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा बी रखते हैं, ठीक है। चलिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बात किया जा रहा है, तो कह रहा है क्या है कि राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाने वाले न्यायवादी में वही योग्यता होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए आवश्यक है। किस में होने चाहिए, तो महान्यायवादी में, ठीक है। भारत का महान्यायवादी संसद का सदस्य नहीं होता है, ठीक है, परंतु वह किसी भी सदन में, सदनों की किसी भी संयुक्त बैठक में और संसद की किसी समिति में बोल सकते हैं। बोलने का अधिकार उनको है, लेकिन मत देने का अधिकार नहीं है। भाग ले सकते हैं, ठीक है, किंतु अपना मत नहीं दे सकते, ठीक है। किस अनुच्छेद के तहत ये प्रबंध किया गया, तो अनुच्छेद 88 के तहत किया गया। महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं। महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं। अनुच्छेद 74(4) के अनुसार बोला गया है कि महान्यायवादी जो है वो प्रसाद पर्यंत रहेंगे राष्ट्रपति के। किस आर्टिकल में, तो 76 के 4 में दिया हुआ, ठीक है। अतः राष्ट्रपति को उसे पदच्युत करने का भी अधिकार दिया हुआ, किसको, महान्यायवादी को, ठीक है। आइए, यहाँ पे बात किया जा रहा है एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं। कौन ले सकते हैं, तो महान्यायवादी भाग ले सकते हैं। देखिए, अगला डिटेल देखते हैं क्या है, तो कह रहा है कि एक एमपी की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि वह सदन से लगातार आपका कितनी अवधि के लिए अनुपस्थित रहे, तो 60 दिन यानी 2 माह के करीब, ठीक है। चलिए,
देखिए यहाँ पे बात किया जा रहा है, तो कह रहा है क्या कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 101 के 4 के तहत संसद तथा वो अनुच्छेद 190 4 के तहत जो है वो राज्य विधानमंडल के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाएगी। ठीक है, याद रखिएगा कि आपका सेंटर में कितना है, तो आपका संसद में है आपका 101 4 के अनुसार, और आपका विधानमंडल के अनुसार 190 के 4 के अनुसार, दोनों में 4 ही है, लेकिन 101 और 190 है। तो आपका क्या होगा कि सदस्यता तब समाप्त समझी जाएगी जब वह 60 दिनों की अवधि तक सदन की अनुज्ञा के बिना, ठीक है, उसके सभी अधिवेशनों से अनुपस्थित रहता है, परंतु इस अवधि में सदन के सत्रावसान या निरंतर 4 से अधिक दिनों के लिए समय नहीं जोड़ा जाएगा, यानी छुट्टी वगैरह का नहीं जोड़ा जाएगा। ठीक है, अगला देखिए यहाँ पे बात किया जा रहा है कि राज्यसभा में होते हैं तो कितने होते हैं, तो देखिए यहाँ पे होते हैं, ये आपका हो जाएगा सी। ठीक है, 250 सदस्य होते हैं और जिसमें से 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, देखिए आपने देख लिया है, तो देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है, कह रहे क्या कि संविधान के अनुच्छेद 80 की फर्स्ट क ख में कहा गया है कि आपका 81 क ख में कहा गया है कि राज्यों के और संघ राज्य क्षेत्रों के 238 से अनधिक प्रतिनिधि होंगे। ठीक है, यूटी और स्टेट मिला करके आपके कितने होंगे, 238 होंगे। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्देशित किए जाने वाले जो सदस्य होते हैं वो कितने होते हैं, तो ये 12 होते हैं। ठीक है, तो मिला करके आप जोड़ लीजिए। ठीक है, आपके कितने हो गए, 40 हो गए और एक 50 हो गए, 250। ठीक है, देखिए यहाँ पे बात किया जा रहा है कितना, भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का कार्यकाल होता है, राज्यसभा का कार्यकाल क्या होता है, तो राज्यसभा का तो कोई कार्यकाल ही नहीं होता, उसका सदस्यों का कार्यकाल होता है। ठीक है, तो समाप्त होने का विषय नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बात किया जा रहा है 83 के भाग 1 के अनुसार बोला जा रहा है कि राज्यसभा का विघटन नहीं होगा, अर्थात यह एक अस्थायी सदन है। इसके 1/3 1/3 जो है मेंबर जो है 2 वर्ष की समाप्ति पर निवृत्त हो जाते हैं, यानी अवकाश ग्रहण कर लेते हैं, रिटायर हो जाते हैं। और इस तरह से क्या होते हैं कि इस प्रकार राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल क्या होता है, 6 वर्ष होता है। ठीक है, चलिए किसी सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता, तो ये राज्यसभा का होता है जो उसका सदस्य नहीं होता है। ठीक है, देखिए क्या है, यहाँ पे बोल रहा जा रहा है कि राज्यसभा का प्रदेश सभापति उपराष्ट्रपति होता है और वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है परंतु उसकी निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा होता है। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 80 के 1 में कहा गया है। ठीक है, ये बात है, और 64 के अनुसार वह राज्यसभा का प्रदेश सभापति होता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया। चलिए आगे देखते हैं। अगला बात किया जा रहा है क्या कि राज्यसभा का प्रदेश अध्यक्ष कौन होता है, तो आपके उपराष्ट्रपति होते हैं, बी आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे बात किया जा रहा है कि आपको निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है बताना है। यहाँ पे बोल रहा है, तो कह रहा है क्या, तो पढ़ लेते हैं कि धन संपत्ति के मामले में राज्यसभा शक्तिहीन है, सही है। ये धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में होता है, तो ये क्या है, यही सही है। ठीक है, यानी इसमें सही नहीं है क्योंकि ये तो लोकसभा से स्टार्ट होता है ना। चल 27 का बी देख लीजिए, है ना, सही है ना। चलिए अगला देख लेते हैं, यहाँ पे क्या बोल रहा है, कह रहा है क्या कि अनुच्छेद 109(1) के अनुसार धन विधेयक राज्यसभा में पुनर्स्थापित नहीं किया जा सकता। साथ ही अनुच्छेद 109(2) में कहा गया है कि राज्यसभा को धन विधेयक 14 दिन की अवधि में पारित करना होगा। साथ ही राज्यसभा सिफारिशों सहित विधेयक लोकसभा को 14 दिनों में वापस करेगी। ठीक है, और राज्यसभा क्या करेगी, सिफारिशें सहित जो है वो विधेयक को लोकसभा को कब कर देगी, तो 14 दिन में वापस कर देगी। इससे ज्ञात होता है कि राज्यसभा धन विधेयक संबंधी मामलों में शक्तिहीन है। ठीक है, यानी उसका कोई शक्ति नहीं है। ठीक है, देखिए धन विधेयक, देखिए अगला क्या बोल रहा है कि धन विधेयक पेश किया जा सकता है, तो कहाँ पेश किया जाता है, तो केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है। ठीक है, देखिए
यहाँ पे केवल लोकसभा हो जाएगा, ठीक है। ए सही आंसर है आपका। देखिए धन विधेयक लोकसभा में पेश किया जाता है, ठीक। देखिए यहाँ पे बात किया जाए लेखानुदान बना है, तो लेखानुदान बना है इसका मतलब क्या है, बजट पारित लंबित होने के कारण निधि आवंटन हेतु, ठीक है। बजट पारित लंबित होने के कारण निधि आवंटन जो होता है लेखानुदान बना है, ठीक है। आपका 29 का आपका सी हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या बात किया जा रहा है, तो विनियोग विधेयक के पारित होने के बाद ही समेकित कोष से कोई रकम निकाली जा सकती है, किंतु यदि सरकार के वित्तीय वर्ष के अंत में बदलाव आए और नई सरकार विनियोग विधेयक तुरंत नहीं लाए या किसी अन्य कारण से विनियोग विधेयक के पारित होने के पहले ही रुपयों की आवश्यकता हो तो अनुच्छेद 116 के तहत लोकसभा लेखानुदान पारित कर सरकार के लिए एक अग्रिम राशि मंजूर कर सकती है, ठीक है। अनुच्छेद 116 में यह व्यवस्था है कि यदि आकस्मिक परिस्थितियों में सरकार को बहुत अधिक धन की आवश्यकता हो, जैसे युद्ध के समय, तो संसद सकल राशि की स्वीकृति दे सकती है, इसे अनुदान कहते हैं, ठीक है। तो यह वोट ऑफ क्रेडिट कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपका हो गया ये प्रश्न। अगला देख लेते हैं। आपका 30 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, तो कह रहा है क्या कि लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है, तो किसे प्रस्तुत करती है, तो लोकसभा के स्पीकर को प्रस्तुत करती है, ठीक है। अगला देखिए बी हो जाएगा। देखिए लोक लेखा समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट लोकसभा के स्पीकर को प्रस्तुत की जाती है। लोक लेखा समिति लोक व्ययों का नियंत्रण रखने वाली एक सदस्यीय समिति होती है, ठीक है। इनमें से लोकसभा के 15 और राज्यसभा के कितने होते हैं, लोकसभा के 15 हो गए और राज्यसभा के 7 हो गए, ठीक है। टोटल मिला के 22 सदस्य होते हैं, ठीक है। और इसका उद्देश्य जो लोक व्यय के दुरुपयोग और अनियमितताओं को सदन के समक्ष उजागर करना है, ठीक है। उसके अलावा क्या है कि यह उन लोक पदाधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की भी सिफारिश करते हैं जो व्यय के दुरुपयोग हेतु क्या है उत्तरदायी पाए जाते हैं, ठीक है। समिति नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट के आधार मानकर के लोक व्ययों को परीक्षण करती है, ठीक है। उसके अलावा देखिए क्या होता है कि ये समानता जो है वो विपक्ष के लोकसभा सदस्य को इसका अध्यक्ष बनाया जाता है। जाने की प्रथा जो है वो आपका क्या, देखिए विपक्ष के लोकसभा सदस्य को इसका अध्यक्ष नियुक्त किए जाने की प्रथा है, ठीक है। 1967 से 68 से है ये बात, ठीक है। 1967-68 से ये चला आ रहा है। लोकसभा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा के अध्यक्ष ही करते हैं, द्वारा की जाती है, ठीक है। अगला देखिए यहाँ पे बात किया जा रहा है कि इसमें से कौन सही नहीं है बोला जा रहा है, तो कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के गठन के बाद 1950 में होता है। सर्वोच्च न्यायालय देश की उच्चतम अदालत है जिसमें अपील की जा सकती है, बिल्कुल। और ये आपका सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल को छोड़ अन्य किसी भी उच्च न्यायालय अदालतों की सुनवाई कर सकता है, नहीं, ये बात सही नहीं है, ठीक है। यहाँ पे सी सही हो जाएगा आपका, यह सही नहीं पूछ रहा था, ठीक है। अगला देखिए यहाँ पे क्या बात किया जा रहा है, सशस्त्र सेना न्यायाधिकरण अधिनियम 2007 के प्रावधानों के अनुसार कोर्ट मार्शल की अपील सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है, ठीक है। चलिए यहाँ पे बात किया जा रहा है, तो कह रहा है कि राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष या संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, राज्य सरकार का, तो आपका क्या होता है कि राज्यपाल होता है, बी आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पे बोल रहा है क्या कि संविधान के अनुच्छेद 154 फर्स्ट के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी, ठीक है। यानी अनुच्छेद 154 फर्स्ट में बोल रहा है कि राज्य की कार्यपालिका किस में निहित होगी, तो राज्यपाल में निहित होगी, ठीक है। जिसका प्रयोग वह इस संविधान के चुनाव स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा, ठीक है। 154(1) में दिया हुआ, ठीक है। अगला देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश से अपना त्यागपत्र संबोधित करता है, किसको संबोधित करता है, तो राष्ट्रपति को संबोधित करते हैं, ठीक है। एक हो गया। देखिए यहाँ पे बात किया जा रहा है, तो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद की शपथ लेने के बाद 62 वर्ष की आयु तक अपने पद पर कार्यरत रहते हैं। कौन, उच्च न्यायालय की बात की जा रही है यहाँ। इससे पूर्व वह राष्ट्रपति को संबोधित करके हस्ताक्षर युक्त पत्र द्वारा अपने पद से क्या कर सकता है, त्यागपत्र कर सकता है। 217 की एक फर्स्ट क के अनुसार साथ ही उसे सिद्ध कदाचार या असमर्थता के आधार पर संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग अपने कुल बहुमत से जो भी उपस्थित या मतदान करने वाले सदस्य हो 2/3 द्वारा आपके पारित प्रस्ताव से राष्ट्रपति उसे क्या कर सकता है,
राष्ट्रपति के द्वारा उसे पदमुक्त किया जा सकता है। ठीक है, देखिए अगला देख लीजिए। यहाँ पे बोल रहे हैं क्या कि भारत में चलित न्यायालय यानी मोबाइल कोर्ट किसका मानस पुत्र है? तो ये एपीजे अब्दुल कलाम का मानस पुत्र है। देखिए अगला इसमें डिटेल देखते हैं। 4 अगस्त 2007 को हरियाणा के मेवात जिले में स्थित पुन्हाना में देश की पहली मोबाइल अदालत का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, इसका शुभारंभ भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश केजी बालकृष्णन ने किया था। इसका उद्देश्य सुदूर और पिछड़े इलाकों तक न्यायिक व्यवस्था का लाभ पहुंचाना है। ठीक है, इस प्रकार के न्यायालयों की परिकल्पना सर्वप्रथम हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने की थी। देखिए यहाँ पे बात किया जा रहा है कि किस अनुच्छेद के द्वारा भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। तो आपका 352 के अनुसार। ठीक है, 352 यहाँ पे हो गया आपका। यहाँ देखिए, यहाँ पे जितने भी आपातकाल लगाए जा सकते हैं उनके बारे में दिया हुआ है, तो पढ़ लेते हैं इसको। ठीक है, 352 यदि बोल रहा है क्या कि 352 के तहत है कि यदि राष्ट्रपति को इससे बात का समाधान हो जाए कि गंभीर आपात स्थिति विद्यमान है या होने के निकट है, तो इससे क्या होगा कि युद्ध बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह से भारत या उसके किसी भाग में संकट पैदा हो सकता है, तो उसे इस अनुच्छेद का प्रयोग राष्ट्रपति कर सकता है। ठीक है, आपको बोल रहा है कि मूल संविधान के 352 के अतिरिक्त अशांति के स्थान पर क्या किया गया कि 44वां जो संविधान संशोधन होता है 1978 में से सशस्त्र विद्रोह को प्रतिस्थापित किया गया। आंतरिक अशांति की जगह आप क्या लगा दिया गया? सशस्त्र विद्रोह लगा दिया गया। ठीक है, 355 में देखिए क्या बोल रहा है कि संघ का यह कर्तव्य होगा कि बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे। 355 में बोला जा रहा है। ठीक है, अगला देखिए क्या बोल रहा है कि 356 यदि राष्ट्रपति को किसी राज्य के राज्यपाल से प्रतिवेदन मिले या अन्यथा यह समाधान हो जाता है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिससे उस राज्य का शासन इस संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता, तो राष्ट्रपति इस अनुच्छेद का प्रयोग कर उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। ठीक है, अगला यहाँ देखिए क्या बोल रहा है कि राष्ट्रपति जो है अनुच्छेद 360 में बोल रहा है कि यदि राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाए कि ऐसी स्थिति पैदा हो गई है जिससे भारत या किसी भाग का वित्तीय स्थायित्व संकट में है, तो वह वित्तीय आपात की घोषणा क्या कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, तो कह रहा है क्या कि आपका 36 नंबर प्रश्न है कि केंद्र और राज्य की व्यवस्थाओं के लिए मतदान की न्यूनतम उम्र की सीमा जो 21 से 18 कर दी। कब कर दी गई थी? तो 61वां संविधान जो 1989 में हुआ था। ठीक है, देखिए यहाँ पे डिटेल में दिया हुआ कि 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 द्वारा मताधिकार की आयु को 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया, जो कि 28 मार्च 1989 से प्रभावी हुआ। नागरिकों द्वारा 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार का पहली बार प्रयोग नवंबर 1989 में संपन्न 9वीं लोकसभा के आम चुनाव में किया गया। ठीक है, अगला देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, तो कह रहा है क्या कि आम चुनावों में क्या किया गया कि मतदान की आयु 21 से घटा करके 18 कर दी। तो कौन सा संविधान संशोधन था? तो 61वां था आपका। यहाँ पे देखिए भारतीय संविधान की 8वीं सूची में मान्य सरकारी भाषाओं की संख्या कितनी है? 16, 17 या फिर 20 या 18? तो आपका कितना है? तो आपका 18। ठीक है, देखिए पहले की बात की जा रही है क्या, देखते हैं। हाँ देखिए, जो आपका मान्य थी 8वीं अनुसूची में सरकारी भाषाओं के रूप में संख्या है, ठीक है 18। तो देखिए यहाँ पे क्या किया गया कि आपका 92वें संविधान संशोधन जो 2003 में होता है, पूर्व संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या कितनी थी? 18 थी, और बाद में क्या हो जाती है 4 और बढ़ जाता है, तो 22 हो गई। ठीक है, देखिए यहाँ पे बात किया जा रहा है कि CDPNES के पुनर्गठन के लिए 1957 में NDC द्वारा स्थापित समिति का नाम बताएं जिसे ग्रामीण स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली का सुझाव दिया था। तो ये त्रिस्तरीय प्रणाली किसके द्वारा दिया गया? तो बलवंत राय मेहता जी थे। ठीक है,
देख लीजिए, ए हो गया। देखिए घुमा के कितना प्रश्न पूछा है, ठीक है। वर्ष 1952 में क्या होता है कि प्रारंभ सामुदायिक विकास कार्यक्रम, जिसको CDP बोला जाता है, और वर्ष 1953 में प्रारंभ राष्ट्रीय विस्तार योजना NES के पुनर्गठन के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा बलवंत राय मेहता समिति का गठन हुआ, ठीक है। वर्ष 1957 में किया गया। इस समिति ने ग्रामीण क्षेत्रों में त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली की अनुशंसा की थी, ठीक है। देखिए यहाँ पे बात किया जा रहा है कि निम्नलिखित विशेषताओं में से केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए कौन सी सही नहीं है। तो ये सही नहीं है। बड़े देशों के लिए आदर्श जो है वो सही नहीं है, ठीक है। केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए कौन सही नहीं है, तो बड़े देशों के लिए आदर्श सही नहीं है, ठीक है। देखिए यहाँ पे बात किया जा रहा है केंद्रीय शासन व्यवस्था में सर्वोच्च सत्ता केंद्रीय प्राधिकार और उसकी विभिन्न अनुषंगिक इकाइयों के बीच बटी रहती है, ठीक है। आमतौर पर संघीय व्यवस्था में 2 स्तर पर सरकारें होती है, केंद्र तथा सरकार और दूसरी जो है राज्य सरकार। अलग अलग स्तरों पर सरकार एक ही नागरिक समूह पर शासन करती है, ठीक है। पर कानून बनाने, कर वसूलने और प्रशासन में इनका अपना अपना अधिकार क्षेत्र होता है, ठीक है। अतः केंद्रीय शासन व्यवस्था में त्वरित निर्णय, लचीलापन और कानून की एक रूपता का परिचायक है, परंतु यह छोटे देशों के लिए आदर्श व्यवस्था होती है, न कि बड़े देशों के लिए, ठीक है। छोटे देशों होता तो सही हो जाता, ठीक है। देखिए विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी, तो ये किया गया था आपका बलवंत राय मेहता के द्वारा। सी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे बात किया जा रहा है कि बलवंत राय मेहता ने नवंबर 1957 में पंचायती राज पर अपनी सिफारिश प्रस्तुत की, जिससे उन्होंने प्रजातांत्रिक केंद्रीकरण की सिफारिश की। इसके अनुसार 3 स्तरों पर पंचायती राज संस्थाओं का गठन होना था, ठीक है। जिला स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे और ग्राम स्तर पर, ठीक है। अगला देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि अशोक मेहता समिति ने निम्नलिखित में से सिफारिश की थी। तो किसकी सिफारिश की थी, तो ये पंचायत राज की द्वितीय स्तर की सिफारिश की थी अशोक मेहता समिति ने, ठीक है। देखिए कब आता है, तो बलवंत राय 1957 में आता है, ठीक है। और अशोक मेहता कब आता है, तो आपका 20 साल पहले आता है आपका बलवंत राय मेहता, और उसके बाद आते हैं अशोक मेहता समिति 1977 में, ठीक है। ने अगस्त 1978 में क्या होता है कि अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, ठीक है। आपसे पूछता भी है कि रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई थी बलवंत राय मेहता की, 1978 में। इसमें पंचायत राज के त्रिस्तरीय प्रतिमान के स्थान पर 2 स्तरीय प्रतिमान की स्तुति की गई। किसमें, तो आपको याद रखिएगा अशोक मेहता समिति में, जो 1977 में आई थी। इसमें जनपद स्तर पर जिला परिषद और 15,000 से लेकर के 2,000 आपका 15,000 से लेकर के 20,000 जनसंख्या गाँवों के समूह पर मंडल पंचायत के गठन का सुझाव था, ठीक है। देखिए बोल रहा है क्या कि ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति होती है, प्रशासनिक प्राधिकरण समिति होती है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति एक प्रशासनिक प्राधिकरण या प्रशासनिक प्राधिकारी है, ठीक है, जो ग्राम पंचायत और जिला पंचायत के बीच समन्वय और पर्यवेक्षक के रूप में कार्य करती है। यह राज्य पंचायत और जिला प्रशासन के मध्य संपर्क स्थापित करती है। राज्य पंचायत में निर्वाचित सदस्यों द्वारा अपने में से एक प्रमुख, एक ज्येष्ठ उप प्रमुख और आपका एक कनिष्ठ उप प्रमुख चुने जाएंगे, ठीक है। अगला देखिए क्या बोला कि क्षेत्र पंचायतों को सौंपे गए कार्य समिति के माध्यम से संचालित किए जाएंगे। इसके लिए निम्न समितियां गठित की जाएंगी। कौन कौन सी, तो शिक्षा समिति है, निर्माण कार्य समिति है, नियोजन और विकास समिति है, और स्वास्थ्य और कल्याण समिति है, प्रशासनिक समिति है, ठीक है। भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति केवल है क्या, तो प्रशासनिक प्राधिकारी है, तो डी हो गया। यहाँ पे बात देखिए क्या बोला जा रहा है, तो कह रहा है कि 14 अगस्त 2007 को संसद द्वारा पारित भारतीय संविधान में संशोधन के उपरांत अब अनुसूचित जाति की सूची में जातियों की संख्या कितनी है, अनुसूचित जातियों की सूची में जातियों की संख्या पूछी जा रही है, तो 1206 हो गई है, यानी अब संशोधित किया गया है, ठीक है। तो 1206 है। देखिए आपका क्या बोला है कि 14 अगस्त 2007 में संसद द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन के बाद अनुसूचित जातियों की सूची में अनुसूचित जातियों की संख्या कितनी है, तो 1206 है, ठीक है। अगला देखिए क्या बोल रहा है,
तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र परिषद का जो है वो अस्थायी सदस्य नहीं है। तो कौन नहीं है, तो ये जर्मनी नहीं है। कौन कौन है, तो फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, चाइना है, उसके अलावा रशिया, यूएसए है। ठीक है, देखिए अगला देख लेते हैं। आपका क्या बोल रहा है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं। इनमें से 5 अस्थायी सदस्य होते हैं। यूएसए हो गया, ब्रिटेन हो गया, रशिया हो गया, फ्रांस और आपका क्या है, आपका चीन हो गया। शेष 10 अस्थायी सदस्य 2 वर्ष के कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा चुने जाते हैं। ठीक है, तो देख लीजिए 10। देखिए एमनेस्टी इंटरनेशनल का संगठन जो जुड़ा होता है, किसके लिए जुड़ा होता है, मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए जुड़ा होता है। बी आंसर हो जाएगा आपका। देखिए यहाँ पे बात किया जा रहा है, तो कह रहा है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल एक विश्वव्यापी मानव अधिकार है। ठीक है, मानव अधिकार आंदोलन है। इसका स्थापना वर्ष क्या है, 1961 में लंदन के एक बैरिस्टर पीटर वेनेसन ने की थी। ठीक है, 1961 में। वर्ष 1961 से पीटर वेनेसन ने विश्व में हो रही अनैतिक गिरफ्तारियों के विरुद्ध में द फॉरगॉटन प्रिजनर्स नामक एक लेख लिखा था। ठीक है, एमनेस्टी इंटरनेशनल उन्हीं के विचारों का एक मूर्त रूप है जिसका मुख्यालय क्या है, लंदन में है। ठीक है, देखिए यहाँ पे बात किया जा रहा है चीन की समाचार एजेंसी का क्या नाम है, तो न्यू चाइना न्यू एजेंसी नाम है। तो न्यू चाइना न्यूज एजेंसी जो नाम है चीन के समाचार पत्र का नाम है। देखिए न्यू चाइना न्यूज एजेंसी, जिसे सिन्हुआ न्यूज एजेंसी भी कहा जाता है, चीन की समाचार एजेंसी है। ठीक है, अगला देखिए यहाँ पे पूछ रहा है कि किस देश की सरकारी रिपोर्ट को येलो बुक कहते हैं, तो ये फ्रांस का है। ठीक है, ठीक है, मैंने बता दिया है। तो येलो बुक जो होता है फ्रांस का है। तो देखिए यहाँ पे बात किया जा रहा है कि भारत की प्रथम विधि विश्वविद्यालय की स्थापना अगस्त 1987 में कहाँ की गई थी, तो ये आपका बेंगलुरु में किया गया था। सी आंसर हो जाएगा। भारत की प्रथम विधि विश्वविद्यालय नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया की स्थापना अगस्त 1987 में बेंगलुरु में किया गया था। ठीक है, सीमा सुरक्षा बल की स्थापना कब की गई थी, तो ये किया गया था 1965 में। सीमा सुरक्षा बल की स्थापना 1965 में की गई थी। ठीक है, सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ का गठन 1 अगस्त 1965 में किया गया, जो भारत तथा पड़ोसी देशों की सीमाओं पर तैनात किया गया। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। ठीक है, अगला देखिए यहाँ पे बात किया जा रहा है भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। तो ये कब किया गया, तो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। ठीक है, और लागू कब हुआ था, तो देख लेते हैं। देखिए आपका क्या बोला है कि भारतीय संविधान की उद्देशिका प्रस्तावना में उल्लेख किया गया है कि 26 नवंबर 1949 को भारत के लोगों ने संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मत्पित किया। ठीक है, संविधान को अपनाने, इसके पूर्ण होने, पारित होने और इसको अंतिम रूप देने की तारीख क्या थी, तो आपका 26 नवंबर 1949 थी को ही माना जाता है। इसी दिन नागरिकता अंतकालीन संसद अस्थायी और संक्रमण कालीन उपबंध लागू हो गए। संविधान के शेष उपबंध 26 जनवरी 1950 से लागू हुए। ठीक है, संविधान के पूर्ण रूप से लागू होने तथा पूर्ण रूप से क्रियान्वित होने की तिथि के रूप में 26 जनवरी 1950 को ग्रहण करते हैं। ठीक है, देखिए हम भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है, 26 नवंबर को मनाया जाता है। बी आंसर हो गया आपका। देखिए यहाँ पे बात किया जा रहा है कि भारतीय संविधान को अपनाया था, तो किसने अपनाया था, तो ये संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था। ठीक है, संविधान सभा के 11वें अधिवेशन में 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। ठीक है, अगला देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा जो क्रम सही है, तो ये कौन सा क्रम सही है, तो देख लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है। तो आपका सार्वभौम सत्ता संपन्न हो जाएगा, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी, गणतंत्र जो है आपका सही क्रम हो जाएगा। डी आंसर सही है। देखिए यहाँ पे बात किया जा रहा है, तो कह रहा है कि प्रश्न में दिए गए शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित किए गए हैं। ये भारतीय राज्य व्यवस्था के स्वरूप का वर्णन करते हैं। इसमें से समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष मूल संविधान में नहीं थे।
इन्हें 42वें संशोधन द्वारा क्या किया, जोड़ा गया था। जोड़े जाने के बाद संविधान में इन शब्दों का निर्धारित क्रम है: सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष यानी धर्मनिरपेक्ष, जनवादी, गणतंत्र, ध्यान, ठीक है। और ध्यान रखने योग्य बात है कि संविधान में उल्लेखित शब्द ये संपूर्ण प्रभु, संपूर्ण समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और आपका लोकतांत्रिक गणराज्य है, ठीक है। अगला देखिए क्या बात किया जा रहा है। तो कह रहा है क्या कि आपका भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया। तो एक सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक जो है वो घोषित किया गया है। तो आपका सी हो जाएगा। यहाँ पे बोला जा रहा है कि भारत में लौकिक सार्वभौमिकता क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। तो किससे आरंभ होती है, तो हम भारत के लोक शब्दों से आरंभ होती है, ठीक है। अगला देखिए यहाँ पे बात किया जा रहा है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना हम भारत के लोक शब्दों से शुरू होती है और अतः भारत में लौकिक सार्वभौमिकता, इसका अर्थ है कि जनता सर्वशक्तिमान है और किसी बाह्य शक्ति के अधीन नहीं है, ठीक है। अगला देखिए यहाँ बात किया जा रहा है। तो कह रहा है कि भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जनता को सरकार को चुनने और बदलने का अधिकार प्राप्त है। तो आपका सी से सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि प्रजातंत्र का आशय है जनता के लिए जनता की सरकार, ठीक है। प्रजातंत्र का आशय क्या है, जनता के लिए जनता की सरकार, अर्थात लोगों की सरकार चुनने और बदलने का अधिकार होता है। भारत में भी प्रजातंत्र का सही यही आशय है, ठीक है। ये हो गया। देखिए भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है, तो ये प्रकृति है आपका प्रकृति में संघीय किंतु भावना में एकात्मक, ठीक है। देखिए यहाँ पे बात किया जा रहा है। तो कह रहा है क्या, संविधान वेताओं ने संविधान को मुख्यतः दो भागों में विभाजित किया, ठीक है। कितने भागों में, तो दो भागों में विभाजित किया, संघात्मक तथा एकात्मक, ठीक है। एकात्मक संविधान वह संविधान है इसके अंतर्गत सारी शक्ति एक ही सरकार में निहित होती है, जो प्राय केंद्रीय सरकार होती है। इसमें प्रांतों को केंद्रीय सरकार के अधीन रहना पड़ता है। इसके विपरीत संघात्मक संविधान वह संविधान है जिसमें शक्तियों का केंद्र एवं राज्य में विभाजन रहता है तथा दोनों सरकारें अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र रूप में कार्य करती है। भारतीय संविधान की प्रकृति के बारे में विधिवेताओं में काफ़ी मतभेद रहा है। भारतीय संविधान निर्माताओं के अनुसार भारतीय संविधान एक संघात्मक संविधान है, किंतु प्रोफेसर जेनिंग्स को भारतीय संविधान का संघात्मक मानने में आपत्ति है। भारतीय संविधान को संघात्मक मानने में आपत्ति है। किसको, तो प्रोफेसर जेनिंग्स जो है वो नहीं मानते कि भारतीय संविधान जो है वो संघात्मक है, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि प्रोफेसर वेयर इसे अर्धसंघीय संविधान अथवा एक एकात्मक संविधान जिसमें संघात्मक तत्व सहायक रूप में है कहा है, ठीक है। जेनिंग्स के अनुसार जो है भारतीय संविधान में केंद्रीयकरण की सशक्त प्रवृत्ति है। अतः आपका जो है वो क्या बोल रहा है कि उपयुक्त विश्लेषण से हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान न तो विशुद्ध संघात्मक है और न ही विशुद्ध एकात्मक है, बल्कि यह प्रकृति में संघीय किंतु भावना में क्या है, एकात्मक है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है कि भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध है। तो किससे संबंध है, तो दल बदल विरोधी कानून से संबंध है, ठीक है। देखिए यहाँ पे बात किया जा रहा है। तो कह रहा है क्या, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध दल बदल विरोधी कानून से है। इसे 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा जोड़ा गया, ठीक है। यहाँ पे बात किया जा रहा है। तो भूमि सुधार पूछ रहा है कि किसका विषय है, तो राज्य का कि केंद्र का। तो यहाँ पे राज्य सरकार होगा। ये भूमि सुधार जो है वो राज्य सरकार का विषय है। देखिए यहाँ पे बात किया जा रहा है। तो कह रहा है क्या कि भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती, तो भारतीय बैंक में नोट आपका धन जमा करके नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप 5 तरह से जो है वो आप कितने यहाँ पे दिए वो कि भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 बाद में संशोधित किया गया द्वारा भारतीय नागरिकता अधिनियम तरीके द्वारा प्राप्त की जा सकती है। किसके द्वारा, तो देखिए जन्म द्वारा, निजीकरण द्वारा, किसी भूभाग के
सम्मेलन द्वारा, रजिस्ट्री द्वारा भी कर सकते हैं आप। लेकिन आपका भारतीय बैंक में धन जमा करना एक वाणिज्यिक व्यवहार है। क्या व्यवहार है? तो वाणिज्यिक व्यवहार है। यह नागरिकता प्राप्त करने का कोई तरीका क्या है? नहीं है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, तो नागरिकता संशोधन कानून कब पारित किया गया, तो देख लेते हैं कब पारित किया गया। तो ये यहाँ पे आपका 2019 में पारित किया गया था। 11 दिसंबर 2019 को पारित किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे आपका बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए डिटेल में देख लेते हैं। यहाँ पे बात किया जा रहा है, तो कह रहा है क्या कि नागरिक संशोधन विधेयक 2019 लोकसभा में 9 दिसंबर 2019 को पारित किया गया। उसी तिथि को लोकसभा से पारित किया गया और 11 दिसंबर 2019 को यह राज्यसभा द्वारा पारित किया गया। राष्ट्रपति ने इस विधेयक को 12 दिसंबर 2019 को मंजूरी प्रदान की और यह विधेयक अधिनियम बन गया। 10 जनवरी 2020 से नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 लागू हुआ। ठीक है, और कब से लागू हुआ? तो 10 जनवरी 2020 से लागू हो जाता है। ठीक है, अधिनियम कब का था? 2019 का था। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या बोला, विधि का नियम और विधि कानून का अधिराज्य का मतलब क्या होता है, तो देखिए सब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका ए आंसर हो जाएगा। इसमें क्या दिया गया, तो विधि का नियम और या कानून की अधिराज्य का मतलब होता है सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र, जो है वो आपका विधि का नियम का मतलब है। ठीक है, अगला देखिए डिटेल में देख लेते हैं। यहाँ पे बात किया जा रहा है कि विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का तात्पर्य सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र है। ठीक है, विधि का नियम सामान्य अर्थ यह है कि देश के कानून के समक्ष सभी नागरिक समान है तथा कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। साथ ही कानून किसी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति या लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के तहत अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समता या विधियों के समान संरक्षण का अधिकार प्रदान किया गया है। ठीक है, अगला देखिए यहाँ पे क्या डिटेल में बोला है कि निम्नलिखित में से कह रहा है कि किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति दी गई है, तो किसको दी गई है, तो ये आपको दी गई है। किसको? देख लीजिए आप, यहाँ दिया गया है सर्वोच्च न्यायालय और आपका उच्च न्यायालय को दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है कि मूल अधिकारों को प्रवर्तित करने की शक्ति उच्च न्यायालय को अनुच्छेद 32 के अंतर्गत और उच्चतम न्यायालय 32 है और उच्च न्यायालय क्या है 226 को प्राप्त है। ठीक है, उपयुक्त न्यायालय अपनी इस शक्ति के प्रयोग में 5 प्रकार की रीट जारी करती है। कौन कौन से रीट? तो परमादेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण तथा प्रतिशोध। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्या आपका बोल रहा है कि भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए? तो आपका मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक। ठीक है, आगे आइए देख लेते हैं। ठीक है, और मैं एक चीज़ बोलूँगी, आप प्रीवियस ईयर को ज़रूर देख के जाइएगा। ठीक है, क्योंकि आपको जितने भी जो गलतियाँ होती है वो एग्जामिनेशन सेंटर में ना हो, प्रीवियस ईयर से रिलेटेड खास करके बात की जा रही है। चलिए यहाँ पे देखिए, संविधान की भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। ठीक है, और वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं? तो 6 मौलिक अधिकार है। ठीक है, और संविधान बना था तो कितने थे? आप मुझे कमेंट कीजिएगा। देखिए यहाँ पे बात किया जा रहा है, तो भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो ये है आपका अनुच्छेद 19 है। ठीक है, आपका यहाँ पे देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से 22 तक में स्वतंत्रता के अधिकारों का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 19 एक का जो वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित है, जिसमें प्रेस की स्वतंत्रता निहित है। ठीक है, देखिए यहाँ पे बात किया जा रहा है, तो कह रहा है क्या कि निम्नलिखित में से कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है? तो ये मूलभूत अधिकार नहीं है, तो संपत्ति का अधिकार जो है वो मूलभूत अधिकार
नहीं है, ठीक है। अगला देखिए यहाँ पे क्या बात किया जा रहा है, संपत्ति का अधिकार मूलभूत अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। 44वें संविधान संशोधन द्वारा इसे मूल अधिकारों से हटा करके अनुच्छेद 300 के क में शामिल करके केवल विधिक या कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो आपसे पूछेगा संपत्ति का अधिकार किस तरह का अधिकार है, तो ये विधिक या कानूनी अधिकार है, ठीक है, याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे बात किया जा रहा है, तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से निम्नलिखित संवैधानिक संशोधनों में से किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है, तो ये कहा जाता है अधिकार परीक्षा को पोस्टमार्टम कहा जाता है, ठीक है। अगला देख लेते हैं क्या है। यहाँ पे बोला जा रहा है, तो कह रहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा और हृदय कहा है। संवैधानिक उपचारों में अधिकार परीक्षा, जिसको वारंटो कहते हैं, को संवैधानिक उपचारों का पोस्टमार्टम भी कहा गया है। यह एक कार्यवाही है जिसके द्वारा न्यायालय लोक पद पर किसी व्यक्ति के दावों की वैधता की जांच करता है, ठीक है। इसके अतिरिक्त उत्प्रेषण को भी पोस्टमार्टम रिट कहा जाता है, ठीक है। किसको, तो उत्प्रेषण को भी पोस्टमार्टम रिट कहा जाता है, क्योंकि इसमें भी निर्णित न्यायिक कार्यवाही की जांच की जाती है। पोस्टमार्टम भी एक कार्यवाही है जिसमें मृत व्यक्ति के मरने के दावे की वैधता की जांच की जाती है, और तथा विकल्प क्या होगा, ई सही उत्तर है। परंतु क्या किया बीपीएससी ने आरंभिक प्रश्न में आपका उत्तर डी माना है, ठीक है, यानी इसको डी मान लिया गया है, ठीक है, यानी इसको क्या किया गया है, इसको डी मान लिया गया है, ठीक है। बीपीएससी ने क्या माना है, तो आपका डी माना है, ठीक है, लेकिन ऐसे होता क्या, तो सी और डी दोनों होता है, ठीक है, तो ई हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। बीपीएससी तो अपना ही रूल फॉलो करता है। अभी देखिए क्या होता है, जो नया बीपीएससी 69 का जो आने वाला है, 68 से ही आप लोगों ने देख लिया होगा कि किस तरह की कंडीशन बनी है। बट कोई नहीं, हम सभी को तैयारी अच्छे से करके जाना है, ताकि हम लोग अच्छे से अच्छे नंबर ला करके प्री क्वालिफाई हो और मेंस और इंटरव्यू भी पास करके अपने जॉब को ले, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखते हैं, एक कल्याणकारी राज्य का आदर्श वर्णित है, तो कहाँ वर्णित है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में वर्णित है। तो देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक कल्याणकारी राज्य के आदर्श राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में वर्णित है। ये वे आदर्श है जिन्हें किसी राज्य के द्वारा नीति के निर्माण और कानूनों के कार्यान्वयन में ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए, अगला देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है, तो ये किया गया राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, ठीक है। यहाँ देखिए भारत में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है। संविधान की अनुच्छेद 40 राज्यों के लिए ग्राम पंचायतों के संगठन का प्रावधान करता है। कितने, कौन सा अनुच्छेद, तो आपका अनुच्छेद 40 जो पंचायतों के गठन का प्रबंध करता है, ठीक है। यहाँ देखिए क्या बोल रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है। तो ये देखिए नीति निर्देशक तत्व क्या है आपका, परिवर्तनीय नहीं है, बल्कि मौलिक अधिकार परिवर्तनीय। देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, तो बिल्कुल सही है, सी आंसर हो जाएगा। आपका नीति निर्देशक तत्व जो है वो परिवर्तनीय नहीं है, लेकिन मौलिक जो है अधिकार जो है परिवर्तनीय है। देख लीजिए यहाँ क्या बोला जाए कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत मौलिक अधिकारों से भिन्न है, क्योंकि नीति निर्देशक सिद्धांत जो है परिवर्तनीय नहीं है, जबकि मौलिक अधिकार परिवर्तन किया जा सकता है। निर्देशक सिद्धांत भाग संविधान के भाग 4 में वर्णित है, ठीक है, भाग 4 में वर्णित है और कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए दिए गए निर्देश है, ठीक है। जबकि भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकार व्यक्तियों को राज्य के प्रति दिए गए सुरक्षा की गारंटी है। थोड़ा सा मेरा जो मैं प्रोनाउंस कर रही हूँ थोड़ा सा स्लिप हो जा रहा है, तो आप उसको माइंड नहीं कीजिएगा, ठीक है ना। मैं कोशिश करूँगी कि ये सब चीज़ों को ध्यान रखूँ, ठीक है, क्योंकि बोलते बोलते ध्यान से हट जा रहा है। मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया है, तो ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा निर्धारित किया गया है। तो देखिए यहाँ पे बात किया जा रहा है मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में शामिल किया गया। इसके अंतर्गत इसके तहत मौलिक कर्तव्यों को लगभग भाग 4 क एवं अनुच्छेद 51 को कुछ शामिल किया गया, ठीक है। मूलतः मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 थी, पहले 10 थी, अब कितनी हो गई, 86वां जो संविधान संशोधन हुआ आपके कितने हो गए मौलिक कर्तव्यों की संख्या, तो आपका 11 कर लिया गया है, ठीक है, जोड़ा गया है। तो आपका 86वां में 11वां जोड़ दिया गया, तो अब टोटल कितने हो गए, तो 11 मौलिक अधिकार हो गए। आपका मौलिक कर्तव्य हो गया, सॉरी
मौलिक कर्तव्य हो गए हैं, और आपका मौलिक कर्तव्य को आचार आदेशों के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, यह मौलिक कर्तव्य की बात हो रही है, मौलिक अधिकार की नहीं। देखिए यहाँ पे बात किया जा रहा है तो कह रहा है कि मौलिक आपका जो 42वां संविधान संशोधन के 10 आचार आदेशों को किस नाम से जाना जाता है, तो ये किस नाम से न जाना जाता है, तो मौलिक कर्तव्य के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो आपका बी आंसर हो गया। कभी कभी ना बोलते बोलते क्या होता है कि आंसर तो सही है इंसान बताता है, बट क्या होता है कि वो माउथ ही है, वो स्लिप हो जाता है। ठीक है, अगला देखिए, भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है, तो ये है हमारी मिली जुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित रहना, निम्नलिखित में से पूछ रहा है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। यहाँ पे बात किया जा रहा है तो हमारी मिली जुली संस्कृति को समृद्ध विरासत को संरक्षित करना और महत्व प्रदान करना मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, अनुच्छेद 51 क च में शामिल किया गया है। ठीक है, तो ये देख लीजिए। राष्ट्रपति क्या है, यहाँ पे पूछ रहा है कि राष्ट्रपति क्या है, तो ये संसद का हिस्सा है या नहीं है, तो संसद का हिस्सा है, क्योंकि आपका संसद 3 से बना हुआ है, तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं डिटेल में। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे संसद का निर्माण हुआ है जो मैंने आपको बता दिया है। इस प्रकार ये संसद का अभिन्न अंग है। गौरतलब है कि सरकार की संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका अपनी नीतियों और कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायित्व होती है, और संसदीय सरकार की कैबिनेट सरकार या उत्तरदायी सरकार या सरकार का मिनिस्टर मॉडल भी कहा जाता है। ठीक है, संसदीय सरकार को आपको क्या कैबिनेट सरकार, उत्तरदायी सरकार या सरकार का मिनिस्टर मॉडल भी कहा जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे बात किया जा रहा है कि भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है, तो आपका देखिए किस तरह से किया जा रहा है, स्टार मार्क है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे किया जा रहा है कि अनुच्छेद 55 के 3 के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय हस्तांतरण पद प्रणाली द्वारा होता है, अतः बी और सी दोनों सही है। ठीक है, चलिए यहाँ पे बी और सी दोनों सही है। देखिए अगला देखते हैं यहाँ पे क्या बोल रहा है, तो कह रहा है क्या कि आपका अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को सौंपा जाता है, तो किसको सौंपा जाता है, तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय को सौंपा जाता है। देखिए यहाँ पे बात किया जा रहा है तो कह रहा है क्या कि अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को अनुच्छेद 71(1) के अनुसार भारत के सर्वोच्च न्यायालय को सौंपा जाएगा और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया गया विनिश्चय अंतिम होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या बोला जा रहा है कि भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है, किसके द्वारा, तो संसद के द्वारा हटाया जा सकता है। देखिए यहाँ पे डिटेल में दिया हुआ है, तो बोल रहा है क्या कि अनुच्छेद 56(1) के खंड 1 के उपखंड ख के अनुसार बोल रहा है कि संविधान का अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति को अनुच्छेद 61 में उपबंधित अनुच्छेद 61 क्या है कि आपका राष्ट्रपति को महाभियोग चलाने की प्रक्रिया रीति से संसद द्वारा चलाए गए महाभियोग के माध्यम से पद से हटाया जा सकता है। यानी ये बोलने का मतलब कि महाभियोग जो आपका अनुच्छेद 61 में दिया हुआ है उसकी प्रक्रिया के द्वारा हटाया जा सकता है। और ये कैसे हटाया जाएगा, तो अगर उसने संविधान का अतिक्रमण करने के लिए अगर किया है राष्ट्रपति ने, तो महाभियोग लगाकर उसको हटाया जाएगा। ठीक है, देखिए आपका भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष कौन है, तो भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष होता है आपका राष्ट्रपति होता है। तो चलिए देख लेते हैं। आपका बोल रहा है कि अनुच्छेद 53(1) के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, जिसका प्रयोग वह इस संविधान के अनुसार जो स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। इस प्रकार भारतीय संघ का कार्यपालिका अध्यक्ष जो एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं वो कौन होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं। देखिए यहाँ पे बात किया जा रहा है तो कह रहा है क्या कि केंद्र सरकार में आपका केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन होते हैं, तो मंत्रिमंडल सचिव जो होते हैं वो सर्वोच्च आपका सेवा अधिकारी होते हैं। तो देखिए यहाँ पे बात किया जा रहा है केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी मंत्रिमंडल सचिव होते हैं, वे सिविल सर्विसेज बोर्ड के पदेन अध्यक्ष होते हैं। ये भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारत सरकार के नागरिक सेवा के प्रमुख होते हैं। ठीक है, अगला देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है,
तो कह रहे हैं क्या कि भारतीय संविधान में केंद्रीय सरकार की अधिशासी शक्तियों को किस में निहित किया गया है, तो ये किया गया है भारत के राष्ट्रपति में। आपका देखिए यहाँ क्या बोल रहा है कि अनुच्छेद 53(1) के अनुसार भारत जो केंद्र सरकार की अधिशासी शक्ति किस में निहित है, तो राष्ट्रपति में निहित है। चलिए अगला देख लेते हैं। यहाँ पे बोला कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। कब कर सकते हैं, तो उपयुक्त सभी कारणों से कर सकते हैं। कब, हथियारबंद विद्रोह के आधार पर, बाह्य आक्रमण के आधार पर और युद्ध के आधार पर कर सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है, तो आप कह रहे हैं कि अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है, वह ऐसा निम्नलिखित आधारों पर करता है। हथियारबंद विद्रोह के आधार पर करता है, सशस्त्र विद्रोह जिसको कहेंगे, बाह्य आक्रमण के आधार पर अथवा युद्ध के आधार पर कर सकते हैं। 352 जो है उसके आधार पर बोला जा रहा है कि प्राय किसकी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। किसकी सलाह पर, तो ये राज्यपाल की सलाह पर किए जाते हैं। तो देख लेते हैं, यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, आपका सी आंसर हो गया। आपका क्या बोला कि अनुच्छेद 356 के अनुसार राज्य में राष्ट्रपति शासन राज्य यानी गवर्नर की रिपोर्ट मिलने पर लागू किया जा सकता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे बात किया जा रहा है, तो कह रहा है क्या कि भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है। क्या नहीं देता है, तो राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का अधिकार राष्ट्रपति को नहीं है। ठीक है, चलिए आपका बोल रहा है 164 के 1 के अनुसार राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, राज्य के राज्यपाल को है। ठीक है, राष्ट्रपति को नहीं है। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह क्या, तो वो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाए। ठीक है, देखिए यहाँ पे बात किया जा रहा है, तो कह रहा है क्या कि अनुच्छेद 124 के खंड 4 के अनुसार जो है 124 के खंड 4 के अनुसार उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को उसके पद से तब तक नहीं हटाया जा सकता जब तक साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर उसे ऐसे हटाए जाने के लिए संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा समर्थित समावेदन राष्ट्रपति के समक्ष उसी सत्र में रखे जाने पर राष्ट्रपति ने उसे हटाने का आदेश नहीं दे दिया है। ठीक है, तो ये हो गया आपका हटाने की प्रक्रिया। अगला देखिए क्या बोल रहा है, तो स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, कहाँ से थे, तो ये बिहार से थे। तो यहाँ पे देखिए जो हमारे प्रथम राष्ट्रपति जो हैं वो राजेंद्र प्रसाद बिहार के थे। वह संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे, अस्थायी अध्यक्ष, और ज्ञातव्य हो कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो सच्चिदानंद सिन्हा थे। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, कह रहा है क्या कि कौन सा कथन असत्य है, तो ये जो है वो उपराष्ट्रपति का चयन भारत का राष्ट्रपति करता है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं डिटेल में। यहाँ पे बोला जा रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 66 के अनुसार उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका। देखिए यहाँ पे बात किया जा रहा है, तो संविधान सभा का सभापति कौन होता है, तो राज्यसभा का सभापति पूछा जा रहा है, संविधान सभा का नहीं। तो राज्यसभा का सभापति होते हैं उपराष्ट्रपति। ठीक है, बी आंसर हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 64 और आपका अनुच्छेद 89 के अनुसार जो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन क्या होता है, सभापति होते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे आपका बोल रहा है कि भारत का मुख्यमंत्री, आपका जो भारत का प्रधानमंत्री मुख्य है, तो क्या होते हैं कि केंद्रीय सरकार का वो मुख्य होते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे डिटेल में दिया हुआ, तो कह रहा है क्या कि आपका अनुच्छेद 74(1) के अनुसार राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, जिसका प्रधान कौन होगा, तो प्रधानमंत्री होगा। हमारे संविधान मंत्रिमंडलीय प्रणाली को मान्यता देता है। इस प्रकार भारत का प्रधानमंत्री केंद्रीय सरकार का क्या होता है, प्रमुख होता है। मुख्यतः यह लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता और अनुच्छेद 78 के अनुसार यह प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि मंत्रिपरिषद के सभी विषयों में राष्ट्रपति को संसूचित करे और जो जानकारी राष्ट्रपति मांगे वह दे। ठीक है, कौन, प्रधानमंत्री देंगे राष्ट्रपति को अगर राष्ट्रपति ने मांगा है जानकारी तो। ठीक है, देखिए यहाँ पे बात किया जा रहा है, तो कह रहा है क्या कि भारतीय यहाँ पे राष्ट्रीय परिषद की मंत्री उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, संघीय
मंत्रिपरिषद के मंत्री जो उत्तरदायी होते हैं किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो ये केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या डिटेल में दिया हुआ है, तो कह रहा है क्या कि अनुच्छेद 75(2) के अनुसार संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद क्या करते धारण करते, और अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, अगला देख लेते हैं किसके, देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होते हैं किसके प्रति, तो यहाँ अगर लोकसभा रहता तो सही हो जाता, लेकिन यहाँ तो दिया हुआ नहीं, इसीलिए स्टार मार्क है। लोकसभा के प्रति होते हैं, स्पीकर के प्रति नहीं। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आपका कह रहा है कि भारतीय राजनीति व्यवस्था में कार्यपालिका के अधीन रहकर कार्य करती है, तो कौन कार्य करती है, तो आपका कार्यपालिका जो किसके अधीन रहती है, तो विधायिका के अधीन रहकर कार्य करती है, तो बी आंसर हो जाएगा। भारत में संसदनात्मक शासन प्रणाली अपनाई गई है। भारतीय राजनीति व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका के अधीन कार्य करती है। कौन कार्य करता है, तो कार्यपालिका विधायिका के अधीन रह के कार्य करती है, क्योंकि राजनीतिक कार्यपालिका का गठन विधायिका के सदस्यों में से होता है, और कार्यपालिका मंत्री परिषद सामूहिक रूप से विधायिका यानी लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखते हैं सरकार की संसदीय व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है, तो विधायिका क्या करती है किसके प्रति होती है, तो ये आपका ई आंसर हो जाएगा। विधायिका जो होती है आपकी कार्यपालिका किसके प्रति होती है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि कार्यपालिका जो होती है कार्यपालिका विधायिका के अधीन रह के काम करती है, तो यही होता है यहाँ पे। ठीक है, चलिए ई आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे बात किया जा रहा है, तो कह रहा है क्या कि शासन प्रणाली की सामान्यतः दो पद्धति होती है, एक संसदीय और एक होती है अध्यक्षीय। भारत में ग्रेट ब्रिटेन का अनुसरण करते हुए संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया है। संसदीय शासन व्यवस्था में व्यवस्थापिका के सदस्य ही कार्यपालिका का गठन करते हैं, और कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति क्या होता है कि ये उत्तरदायी होते हैं कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति। और संसदात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका किसके प्रति होते हैं, तो विधायिका के प्रति। ठीक है, तो आप देख लिए ऊपर में, और नियंत्रित होती है। ठीक है, तथा राष्ट्रपति न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह नहीं होता है। ठीक है, किसमें, तो आपका संसदात्मक शासन व्यवस्था में। चलिए अगला देख लेते हैं, तो अगला क्या बोल रहा है, तो कह रहा है कि भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो ये आपके होते हैं किसके प्रति, तो आपके लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। देखिए भारतीय संविधान के 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। चूँकि प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के प्रमुख होते हैं, अतः वे लोकसभा के प्रति ही उत्तरदायी है। ठीक है, अगला देखिए यहाँ क्या बोल रहा है, तो कह रहा है कि संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग किया गया हुआ है, वह है अनुच्छेद 352। ठीक है, और आप मुझे बताइए कि अनुच्छेद 352 और किस चीज़ से रिलेटेड है। ठीक है, देखिए संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग केवल एक बार अनुच्छेद 352 के खंड 3 में किया गया। इसके अनुसार राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा तभी कर सकते हैं जब मंत्रिमंडल उसे लिखित रूप में संसूचित कर दे, तभी वो आपका राष्ट्रपति आपातकाल घोषित करते हैं। देखिए अगला देख लेते हैं। अगला आपका प्रश्न बोल रहा है क्या कि भारत सरकार के कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है, तो ये एजी देते हैं। अटॉर्नी जनरल जो है वो भारत सरकार का कानूनी विषय पर परामर्श देते हैं। देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार भारत सरकार को कानूनी मामलों में परामर्श देने के लिए राष्ट्रपति अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी की नियुक्ति करता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यता रखने वाले किसी व्यक्ति को आपका अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया जा सकता है। ठीक है, यह भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी है और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि राष्ट्रपति भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त होते हैं। भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त होते हैं, तो ये भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होते हैं। देखिए अगला देख लेते हैं, इसमें बोल रहा है क्या कि कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है, तो ये देते हैं एडवोकेट जनरल जो राज्य सरकार को देते हैं। ठीक है,
बी आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को परामर्श देने के लिए एडवोकेट जनरल महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है। राज्यपाल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता धारण करने वाले किसी व्यक्ति को एडवोकेट जनरल नियुक्त करता है। वह राज्यपाल के पर्यंत पद धारण करता है। ठीक है, 165 में दिया गया है। चलिए अगला देखिए, आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। तो आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? तो ये आपका 1956 था। ठीक है, देखिए इस तरह से आपका इस जो आपका पॉलिटी सेक्शन का है तो आपका 100 क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करा दिया है। और अगला वीडियो आपका जो है वो कुछ देर के बाद या कल आ सकता है। तो आप प्लीज़ इसको वॉच करें, लाइक करें, शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू।